हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर ब्रेक्स बीट्स एंड बोन्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके सोर्सेज जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जिसमें है सील्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्टिफैक्ट्स, बीड्स, बेक्ड ब्रेक्स, ठीक है, टूल्स जो यूज़ करते थे, रिजर्वॉयर्स इरिगेशन के लिए मेनली, और ज्वेल्स, वेसल्स और प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स, इनसे हमें पता चलता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। लिटरेचर, रिलीजियस लिटरेचर हो सकती है, सेल्यूलर हो सकती है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स में, अगले चैप्टर्स में और अच्छे से गिवन है। जैसे ये सील है, इसके ऊपर गिवन है, ठीक है, इससे हिस्टोरियन ने पता लगाया। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स हम देख लेते हैं एक बार। अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स है सीजवाल डैम, सदात, कोटिजी, अमरीनाल, ठीक है। मैच्योर की हड़प्पा, राखीगढ़ी, बानावाली, लेट सीसवाल, स्वात, जुखट, रंगपुर। तो कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स इस मैप में देख लेते हैं। राखीगढ़ी हरियाणा में है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये सब जो मैं बता रही हूँ। बानावाली भी हरियाणा में है, ठीक है। कालीबंगन राजस्थान में, और लोथल गुजरात में, और ढोलावीरा भी गुजरात में। बालाकोट इंडिया से बाहर है, पाकिस्तान में है शायद। और इधर एक और इम्पोर्टेंट साइट थी, कोटिची और चनमुदारो, ये इम्पोर्टेंट साइट्स है, ठीक है। और चनमुदारो किसके लिए फेमस है? क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए उस टाइम पर, ठीक है। और धोलावीरा हमारे रिजर्वॉयर के लिए, जहाँ से इरिगेशन के लिए पानी निकालते थे, ठीक है। और इम्पोर्टेंट कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है शायद। मंदा भी है एक इधर ऊपर, कश्मीर में है, ठीक है। बिगिनिंग्स फर्स्ट है ये, स्टार्ट करते हैं। कल्चर्स एसोसिएटेड विद पोट्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कल्चर कौन सा कल्चर, हड़प्पन कल्चर जो है उसमें ज़्यादातर पोट्री दिखेगी हमें, मिट्टी के बर्तन मतलब ज़्यादा यूज़ किए गए हैं उस टाइम पे। और स्मॉल सेटलमेंट्स होती थी ज़्यादातर, कोई लार्ज बिल्डिंग्स नहीं होती थी। अर्ली हड़प्पन और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बीच में एक गैप है जिसमें लार्ज स्केल बिल्डिंग्स, मतलब लार्ज स्केल बर्निंग का इसमें दिया हुआ है कि उधर बहुत ज़्यादा बर्निंग की गई, मतलब सबको जला दिया। उसके बाद एक नई हड़प्पन सिविलाइजेशन आई, वो वाली अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, ठीक है। कॉमन सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज थी, दोनों में कॉमन थी स्ट्रेटजीज। और दोनों प्लांट, मतलब दोनों के लोग, इन सिविलाइजेशन के लोग प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स खाते थे ये लोग। और ग्रेन्स, मिलेट्स जैसे बाजरा, ज्वार और राइस, ठीक है। इनका ये कहाँ पाए गए हैं? हड़प्पन साइट्स पे, ठीक है। और गुजरात में भी मिले गए हैं कुछ। एनिमल बोन्स भी पाए गए हैं जिससे पता चलता है कि वो डोमेस्टिकेशन करते थे एनिमल्स का। और वाइल्ड एनिमल्स भी पाए गए हैं जिससे ऐसे पता चलता है कि वो हंटिंग करते थे। स्ट्रेटजीज एंड टेक्नोलॉजीज कौन सी यूज करते थे? ये 3 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है। तो प्लॉइंग, क्रॉप्स एंड इरिगेशन। प्लॉइंग के लिए टेराकोटा स्ट्रक्चर, जो कि चोलिस्तान और बानावाली कहाँ है? हरियाणा में। टेराकोटा स्ट्रक्चर मिला गया है इन जगहों पर, और ये इंडिकेट करता है कि बुल और ऑक्सन यूज किए जाते थे प्लॉइंग के लिए, ठीक है। और कुछ कालीबंगन जो राजस्थान में है, वहां पर भी एक प्लॉट फील्ड का एविडेंस मिला गया है। क्रॉप्स, 2 टाइप की क्रॉप्स एक साथ ही उगाई जाती थी, और सेमी एरिड लैंड थी, ज़्यादा फर्टाइल नहीं थी। और इरिगेशन रेनफॉल होती थी, ठीक है। अगर रेनफॉल नहीं होती थी तो ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स। तो शोटुगाई अफगानिस्तान में है, जो वहाँ पर कुछ कैनाल के ट्रेसेस भी मिले गए हैं, मतलब उधर कैनाल होती थी ऐसा माना जाता है। और वाटर जो है वो वेल से भी निकाला जाता था इरिगेशन के लिए। और रिजर्वॉयर, वाटर रिजर्वॉयर भी होते थे जो कि ढोलावीरा जो गुजरात में वहाँ पे मिला गया, ठीक है। मोहनजोदारो अ प्लैन्ड अर्बन सेंटर, 8 मार्क्स क्वेश्चन हो सकता है और 3 मार्क्स क्वेश्चन भी हो सकता है।
इंट्रोडक्शन सबसे पहले, कोई भी क्वेश्चन अगर 8 मार्क्स का है तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन और लास्ट में हम कंक्लूजन जरूर लिखेंगे, आंसर सुंदर लगता है। तो इंट्रोडक्शन के लिए हम इसकी थोड़ी तारीफ कर सकते हैं, जैसे ये प्लैन्ड अर्बन सेंटर था। तारीफ इन द सेंस कि आपको इसके बारे में बताना है ये क्या था ऊपर ऊपर से। मोस्ट वेल नोन साइट थी, ठीक है। तो इसमें दो थी, ये सिटाडेल और लोअर टाउन। सिटाडेल जो है वो ज़्यादातर स्पेशल पब्लिक इवेंट्स या पर्पस के लिए यूज होती थी। ये छोटी थी, ठीक है, एरिया में, और लोअर टाउन एरिया में बड़ी थी, ठीक है। लेकिन सिटाडेल छोटी थी लेकिन ऊंची थी, ठीक है, ऊंची जगह पर थी। और लोअर टाउन बड़ा था लेकिन नीचा था, ठीक है। तो कहाँ थे हम? हाँ, ये मड ब्रिक्स के साथ बनाई जाती थी उस टाइम, सीमेंट तो होती नहीं थी। और दोनों एक दूसरे से अलग है, अलग जगह पर है थोड़ा सा। और वेयर हाउसेस होते थे, और कुछ ग्रेट बाथ का भी इसमें मेंशन है कि वो रिचुअल बाथ के लिए यूज होता होगा। रेक्टेंगुलर कुछ है, स्विमिंग पूल टाइप, ठीक है। लोअर टाउन की बात करें तो ये भी वॉल्ड होता था, और मतलब और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती थी। मतलब ये ऐसे माना जाता है कि ये वाला जो है सिटाडेल, ये ज़्यादातर कुछ मेन इवेंट्स के लिए यूज़ हुआ जाता होगा। और लोअर टाउन में लोग रहते होंगे सेंटर्ड कोर्टयार्ड, ठीक है। तो इसका मतलब कि कोर्टयार्ड एक बीच में होता था जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी, उसके बाहर से रूम होते थे, ठीक है। और कोई विंडोज नहीं होती थी। हर एक हाउस का अपना बाथरूम था, अपनी सीढ़ियाँ थी, ठीक है। लेबर मोबिलाइजिंग, इसका मतलब कि मोहनजोदारो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा, या फिर कोई भी हड़प्पन साइट में कोई भी किसी भी चीज़ को बनाने के लिए लेबर का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, ठीक है। इसमें एग्जांपल दिया है कि अगर एक लेबर 1 क्यूबिक मीटर हर रोज मूव करेगा तो उसको 4 मतलब उस चीज को बनाने के लिए 4 मिलियन पर्सन लग जाएंगे हर एक दिन, ठीक है। प्लान सेटलमेंट थी, बहुत बढ़िया है ये, कि उनका जो एरिया था होता था वो फिक्स होता था कि भाई आप इससे बाहर अपना नहीं बना सकते घर और जो भी है। और सेटलमेंट पहले प्लान होती थी अच्छे से, उसके बाद इम्प्लीमेंट की जाती थी। सन ड्राइड और बेक्ड ब्रिक्स का यूज किया जाता था। इसका मतलब कि वो बहुत प्लानिंग के साथ सब कुछ करते थे, ठीक है। और प्लान ड्रेनेज सिस्टम, ये भी बहुत अच्छा फीचर है इसका, कि वहाँ पे पहले स्ट्रीट्स पहले लगाई जाती थी, उसके बाद उसके साइड में घर बनाए जाते थे, ठीक है। और स्ट्रीट्स भी एक ग्रिड पैटर्न की उसमें होती थी, ठीक है, ऐसे जैसे ये ग्रिड पैटर्न होता है ना, ऐसे होती थी, ठीक है। जो पैटर्न जो राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब उधर राइट एंगल फॉर्म होता है। और हर एक वॉल के पास एक स्ट्रीट होती थी, मतलब हर एक स्ट्रीट वॉल से कवर्ड थी, जो भी है। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती थी। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में वही लोअर टाउन वाला थोड़ा बहुत, कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती थी। कोर्ट यार्ड है वो कुछ कुछ एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता था, और कोई विंडोज़ नहीं होती थी प्राइवेसी के लिए, और खुद के बाथरूम्स होते थे, वेल्स होते थे, और 700 वेल्स पाए गए हैं। स्टेयर केसेस होती थी, कुछ कुछ घरों में सेकेंड स्टोरी तक भी पाया गया है कि सेकेंड स्टोरी भी होती थी। तो ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस देख लेते हैं कि उस टाइम पे हिस्टोरियंस को कैसे पता चला कि उधर सोशल डिफरेंसेस तब भी होते थे। लिविंग प्लेस, सबसे पहले तो सिटाडेल और लोअर टाउन। अब ऐसा भी तो सकता है कि सिटाडेल में लोग रहते हों, मतलब लोग क्या, राजा वगैरह रहते हों, और लोअर टाउन में उनकी प्रजा रहती हो, ठीक है। इससे उस सोशल डिफरेंस का पता चलता है। या फिर इधर एलीट क्लास रहती हो और इधर लोअर क्लास रहती हो। और इधर बरियल से हमें पता चलता है कि हिस्टोरियंस ने ये कहा कि कुछ बरियल्स के पास, मतलब कुछ बरियल्स में बहुत सारा इम्पोर्टेंट रेयर मटेरियल मिला है, लग्जरी काइंड ऑफ आइटम्स मिले हैं, ज्वेलरी मिली है। और कुछ बरियल्स के पास बहुत कम ऐसे बीड्स वगैरह मिले हैं, छोटी मोटी ज्वेलरी मिली है। तो इससे पता चलता है कि हर एक तो ये पता चलता है कि वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, ठीक है। और दूसरा ये पता चलता है कि उधर सोशल डिफरेंसेस थे, ये तो पता चलता ही है। मटेरियल्स,
ठीक है। मटेरियल्स क्या यूज़ करते थे वो हर रोज़ अपनी रोज़मर्रा में, एक तो यूटिलिटेरियन, ठीक है, और मतलब यूटेंसिल्स और फूड्स कुछ अलग यूज़ करते थे। जैसे कि जो राजा वगैरह होते थे वो बहुत अच्छे-अच्छे रेयर मटेरियल्स में, कुछ रेयर यूटेंसिल्स में खाना खाते थे। रेयर यूटेंसिल्स नहीं, मतलब ऐसे बहुत समझ जाओ, मतलब जैसे कि वो सोने के बर्तन में, ऐसे चांदी के बर्तन में खाना खाते थे, और उनके जो प्रजा थी वो अपने नॉर्मल बर्तन में खाते होंगे, ऐसे ही लग्जरी रेयर आइटम को। क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल्स, क्राफ्ट प्रोडक्शन का के लिए कौन सा एरिया, चनहुदारो, ठीक है। चनहुदारो फेमस है क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए। रॉ मटेरियल्स लोकल होते थे, उनके आसपास ही मिल जाते थे, स्टोन या शेल, और इम्पोर्टेड भी होते थे, जो दूसरे कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट से मंगवाए जाते थे, इंपोर्ट किए जाते थे, ठीक है। कॉपर, स्टीएटाइट, कार्निलियन, जैस्पर, क्रिस्टल गोल्ड, ठीक है। रिजेक्टेड एंड वेस्ट, मतलब कुछ जैसे स्टोन नोड्यूल्स और शेल्स, उनका भी यूज किया जाता था, जो वेस्ट हो चुके थे, मतलब छोटे छोटे स्टोन के टुकड़े। चनहुदारो अभी बताया कि क्राफ्ट प्रोडक्शन का हब था एक, मतलब चनहुदारो बहुत फेमस मतलब उस टाइम पे जगह रही होगी, जहाँ पे बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग, ये सब काम किए जाते थे। शेप्स, मतलब उनके काम को ऐसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए उनकी चीज़ों को वो अलग अलग शेप्स, और उनको पेंटिंग भी कर देते थे उनकी, और जैसे सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, डिस्क शेप्ड यूज किए जाते थे। स्टीएटाइट सॉफ्ट स्टोन है, उससे भी कुछ बनाया जाता था। ड्रिल्स भी पाई गई है चनहुदारो, लोथल और ढोलावीरा में। ढोलावीरा कहाँ पर है, गुजरात में, जहाँ पे रिजर्वायर मिला है। नागेश्वर और बालाकोट, ये सब शेल ऑब्जेक्ट्स के लिए फेमस थे। ये 1 मार्क में आ सकता है कि नागेश्वर और बालाकोट कहाँ के लिए फेमस थे, शेल, किस चीज के लिए फेमस थे, शेल ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। वेज फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल वो अपना कहाँ से लाते थे, ठीक है। तो एस्टेब्लिश्ड सेटलमेंट, मतलब उनकी जहाँ पे वो सेटल हो रखे हैं ना, उसी के अंदर से वो अपना रॉ मटेरियल यूज करते थे। सबसे पहले तो ये जो कि है नागेश्वर और बालाकोट, ठीक है। और दूसरा वो फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स, दूसरी जगह पर जाकर वहां से उनका सामान ले आते थे, मतलब रॉ मटेरियल ले आते थे। सेंड एक्सपीडिशंस, मतलब वो अपने कुछ लोग भेजते थे दूर दूर कि भाई तुम रॉ मटेरियल उधर से देख कर आओ, लेकर आओ। और खेतरी, राजस्थान जैसे एग्जांपल दिया है, खेतरी मेनली कॉपर के लिए फेमस है। सील, स्क्रिप्ट एंड वेट्स, ठीक है। तो सील्स और सीलिंग्स यूज किए जाते थे, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते थे। और सील्स की वजह से पता चलता था कि ये किसका, मतलब किसने भेजा है और कहाँ जा रहा है। जैसे हरप्पन सील्स पे मिले गए हैं, एक उस पर लिखा होता है नेम और टाइटल उस ओनर का, ठीक है, जिससे वो पता चल जाता है कि किसका सामान है और कहाँ जा रहा है, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस जो होते थे वो बिल्कुल शॉर्ट होते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम 26 साइंस होते थे उस पर, और साइंस आर स्टिल नोट डेसिफर्ड आना चाहिए शायद इधर। तो डेसिफर का मतलब कि उनका ट्रांसलेशन हो गया, मतलब ट्रांसलेशन हो गया अपनी लैंग्वेज में, मतलब पता चल गया। डेसिफर का एग्जैक्ट मीनिंग ये नहीं है, बाद में बताती हूँ। स्क्रिप्ट हैज वाज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी स्क्रिप्ट। ऑब्जेक्ट्स ऑन विच राइटिंग्स आर फाउंड, वो है सील्स, कॉपर टूल्स, रिम ऑफ जार्स, टेराकोटा टैबलेट्स, ज्वेलरी, बोन रोड, साइन बोर्ड, मतलब इनके ऊपर राइटिंग्स पाई गई है कि इनके ऊपर लिखा होता था ज़्यादातर। और एक्सचेंज कैसे होते थे, जैसे वेट का सिस्टम होता था, जो कि स्टोन से बने हुए पत्थरों से वो नाप तोल अपना करते थे, जिनको चर्ट्स कहते हैं, ठीक है। और उनके ऊपर कोई मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन वो डेसिमल सिस्टम यूज करते थे, ठीक है। और जो छोटे वेट्स थे ना,
वो ज्वेलरी और बीड्स को वे करने के लिए यूज़ किए जाते थे। एंशियंट अथॉरिटी तो ऐसा माना जाता है कि अभी तक ऐसा पता चला है कि या फिर तो कोई किंग नहीं होता था, कि हर एक अपना इंडिविजुअल स्टेटस एंजॉय करता है, ठीक है, या फिर बहुत सारे किंग होते होंगे, ठीक है, या फिर सिर्फ एक किंग होता था जो उनका प्राइज्ड किंग था, ठीक है। मतलब हड़प्पा इतना बड़ा मतलब साम्राज्य था, सिविलाइजेशन थी वो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता उधर कोई किंग ना हो, ठीक है। और सेवरल किंग्स होते होंगे तो भी उनका एक ऊपर सबसे ऊपर सुपीरियर किंग होता होगा, ठीक है, जो कि पूरे के पूरे एरिया को अच्छे से हैंडल कर ले, ठीक है। वो दूर दूर तक फैला हुआ था, ऐसा हो सकता है। तो एंड ऑफ सिविलाइजेशन कैसे हुई? और ज़्यादातर ऐसे दो चीज़ों से हो सकती है, या फिर तो नेचुरल डिजास्टर आया हो, कोई फ्लड आया हो, ड्रॉट आया हो, या अर्थक्वेक आया हो, या फिर फॉरेन अटैक की वजह से हो सकती है, ठीक है। ये मेन 2 पॉइंट्स हैं। आप देख लेते हैं इसमें, तो इधर एक एविडेंस मिला है 1800 BCE से का के तो बहुत सारी मैच्योर हड़प्पन साइट्स जैसे जो चोलिस्तान वगैरह रीजन हड़प्पन साइट्स उस रीजन में थी, वो अबेंडन कर दी गई, मतलब अब वहाँ कोई नहीं जाएगा, मतलब उसको ऐसे अबेंडन कर दिया, ठीक है। और इसमें बताया है कि 1900 BC के बाद उधर उनके कल्चर में इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया, उसको पूरा बदल दिया, ठीक है, जिसकी वजह से उनके जो आर्टिफैक्ट्स थे जैसे वेट्स, सील्स और बीड्स, राइटिंग्स और ये सब डिसअपियर हो गए, बिल्कुल डिसअपियर हो गए, वहाँ पे पूरा कल्चर ही चेंज हो गया, ठीक है, ये भी हो सकता है। और हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स ऐसे बर्बाद कर दी गई कुछ, और लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स को भी ज़्यादा नहीं बनाया गया होगा, और सेवरल रीजंस फॉर तो ये हो सकता है, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, डिफोरेस्टेशन हो सकता है, एक्सेसिव फ्लड हो सकता है, शिफ्टिंग ड्राइंग ऑफ रिवर भी मेन कॉज हो सकता है, ठीक है। या लैंडस्केप का ज़्यादा ओवर यूज कर लिया होगा, इसलिए वहाँ पे कुछ बचा ही ना हो। अब डिस्कवरिंग दी हड़प्पन सिविलाइजेशन में 3 डायरेक्टर जर्नल्स थे, ये ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके ये 3 इन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन की जानने की कोशिश की थी उसके बारे में। सबसे पहले कनिंगम जो कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल था ASI का, जो कि मिड 19th सेंचुरी में आया था, ठीक है। उसने चाइनीज और बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स के अकाउंट्स को यूज किया अपनी मतलब उसके इस हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जानने के लिए, और उसने उस पिलग्रिम्स ये अकाउंट्स है ना चाइनीज और बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स के, इनको कलेक्ट किया पहले, उसके बाद इनकी इंस्क्रिप्शंस को ट्रांसलेट किया अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, इसके सर्विस के दौरान। और उसने कुछ आर्टिफैक्ट्स को भी रिकवर किया दोबारा, और एजुकेटेड मैन, लेकिन एक इसमें ये था कि वो सिर्फ एजुकेटेड मैन था, आर्कियोलॉजिस्ट नहीं था, ठीक है। इसका एक ड्रॉबैक है ये, और तो वो सिविलाइजेशन को करेक्ट टाइम फ्रेम में नहीं रख पाया, ठीक है, ये इसका ड्रॉबैक था। नेक्स्ट आया जॉन मार्शल, और जॉन मार्शल जो है वो फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट था ASI का, और सील्स कौन सी यूज की उसने? दयाराम साहनी ने जो हड़प्पन सील्स डिस्कवर की थी, और राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदारो की सील्स डिस्कवर की थी। तो जॉन मार्शल ने ड्यूरिंग 10th सेंचुरी उनको यूज किया और उनसे पता लगाया हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, और इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल दिया उसने इसको, उसका नाम। लेकिन इसको ना स्ट्रेटिग्राफी नहीं पता था। अब स्ट्रेटिग्राफी क्या होता है? जैसे कि कोई भी ऐसे सिविलाइजेशन है, मतलब वो ऐसे खुदाई होती है ना, जिसमें हमें पता चलता है कि नीचे जैसे कुछ मटके मिले हैं, कुछ भी मिला है। तो स्ट्रेटिग्राफी एक टेक्निक होती है वैसे मिट्टी को खोदने की, जैसे किस तरह से हम उसको ऐसे हटाएं जिससे कि वो जो नीचे चीज़ है वो डिस्ट्रॉय ना हो। तो ये एक वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टली इसको ऐसे खुदाई की जाती है जिससे कि नीचे वाला वो डिस्ट्रॉय ना हो। तो ये स्ट्रेटिग्राफी है। इसको स्ट्रेटिग्राफी के बारे में नहीं पता था, राइट। तो RM व्हीलर, डायरेक्टर जनरल ऑफ
ASI बना 1944 में, इसको स्ट्रेटिग्राफी भी आती थी, लेकिन इसने मॉडर्न मशीनरी का यूज़ नहीं किया, ये इसका ड्रॉबैक था, ठीक है। और जॉन मार्शल का क्या ड्रॉबैक था कि उसको स्ट्रेटिग्राफी नहीं आती थी। REM व्हीलर का क्या ड्रॉबैक था कि उसको मॉडर्न मशीनरी का यूज़ नहीं किया उसने।